अभी बात आती है, देखिए चैनल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। चैनल ट्रांजिशन का मतलब होता है या तो उसकी डेप्थ में या उसकी हाइट में किसी भी तरह का वेरिएशन लाना। ध्यान देंगे, मैंने कहा चैनल ट्रांजिशन का मतलब क्या है, या तो चैनल की विड्थ में या चैनल के हाइट में। हाइट की जगह मैं कहना चाहता हूं डेप्थ ऑफ द फ्लो। चैनल के विड्थ या फिर चैनल के डेप्थ ऑफ द फ्लो में किसी भी तरह का जब हम वेरिएशन लाते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं चैनल वेरिएशन। ठीक है, चैनल ट्रांजिशन। अब मैं आज के सेशन में आप लोगों को इस चैनल ट्रांजिशन का कंसेप्ट ही क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। मुश्किल नहीं है, लेकिन हां जब आप चारों चीजें पढ़ लोगे ना, भाई 2 केस आते हैं डेप्थ के, 2 केस आते हैं विड्थ के, 4 केस जब आप पढ़ लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा होच पोच हो जाएगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए जरा इत्मीनान से समझते हुए चलना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल चीज भी आपके दिमाग में बसा सकूं, दिखा सकूं आपको, लेकिन फिर भी इमेजिन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक ना। अभी बात आती है यहां पर कि देखो चैनल ट्रांजिशन को शुरू करने से पहले इसमें कुछ एजम्पशन आती है। उन एजम्पशंस की मैं आप लोगों के पास बात करना चाहता हूं, वो कौन कौन सी एजम्पशन बेसिकली है। पहली एजम्पशन ये रहती है कि मेरा जो चैनल है वो कैसा है, चैनल कैसा है मेरा, हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस चैनल है। अब देखिए कॉमन सेंस है कि जब चैनल फ्रिक्शनलेस है तो किसी तरह का कोई एक्सटर्नल लॉस तो है नहीं, फ्रिक्शन के कारण कोई लॉस तो है नहीं। तो फ्रिक्शन के कारण अगर लॉस नहीं है तो मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी लाइन है वो कैसी रहेगी, वो मेरे बेड के पैरेलल रहेगी। ये आपसे जेई के पेपर में अक्सर पूछी जाती है, जो छोटी छोटी चीजें याद रखना। अब आपने कहा कि जब टोटल एनर्जी लाइन का कोई एक्सटर्नली लॉस नहीं हो रहा तो बेड के पैरेलल ही चलेगी। जैसे जैसे बेड चल रहा है वैसे वैसे टोटल एनर्जी लाइन चलती रहेगी, लॉस तो हो ही नहीं रहा। हाँ, अब एक चीज और है कि जब बेड के फ्रिक्शन के कारण कोई लॉस नहीं हो रहा, एक्सटर्नली कोई लॉस नहीं हो रहा, तो मैंने कहा मान लो ये फ्लो चल रहा है, आपने कहा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे आने वाली एनर्जी तो इक्वल हो गई ना, कोई लॉस हो रहा है क्या, नहीं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2 जाने वाला है। तो ये एक ही एजम्पशन है बेसिकली, लेकिन 2 उसके बेसिस पे निकली हुई एजम्पशन है, तो ये हम मानकर चलते हैं। हम इसको एजम्पशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज देयर इज अ चांस कि आपके चैनल में फ्रिक्शन आ रहा है। इस दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना हो। एवरीथिंग इज फ्रिक्शन, एवरीथिंग। तो आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर फ्रिक्शन है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, फिर तो ये एजम्पशन ही है। और ये एजम्पशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम इसको आइडियल केसेस पर लेकर चलें। एनालिसिस हम जब भी करते हैं, एनालिसिस करने के दौरान हम कोशिश करते हैं कि आइडियल चीज की एनालिसिस करें और बाद में हम लॉसेस को माइनस करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने बर्नौली इक्वेशन सुनी। बर्नौली इक्वेशन को जब एनालाइज किया जा रहा था तो उसके लॉसेस को कंसीडर नहीं करते थे, लॉसेस को कंसीडर बाद में करते थे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। आइडियल फ्लूइड की बर्नौली इक्वेशन में से जब लॉस को हटाते थे तो रियल बनता था। यहां भी ऐसा, आप और भी एनालिसिस अपने से सोचिए, बहुत सारी करिए, तो आइडियल केस की ही करी जाती है, बाद में लॉसेस को हटाया जाता है तो आपका रियलिटी बन जाता है। गॉट इट। अभी बात आती है यहां पर कि सबसे पहले मैं आपके पास लाने वाला हूं कि आपके डेप्थ ऑफ फ्लो में जो ट्रांजिशन, जो वेरिएशन आ रहा है वो कैसे आता है। मैंने कहा तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि हम्प इन द चैनल या फिर चैनल विद हम्प। ट्रांजिशन विद हम्प कह लो, चैनल विद हम्प कह लो, एक ही बात है। ये हम्प का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ये आपका बेड है और इस बेड के अंदर आगे जाके कोई चट्टान आ गई, आगे जाके कोई चट्टान आ गई। अब चट्टान की हाइट जो है मान लो ये डेल जेड है और इसी चट्टान को मैं कह रहा हूं हम्प। चट्टान कह लो, पत्थर कह लो, कुछ भी कह लो, वो हम्प का काम कर रहा है। यहां पर कॉमन सेंस क्या कहती है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मेरा कंसेप्ट तुम्हें यह कहेगा कि आपको पता है ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ के केस में, स्पेसिफिक एनर्जी के केस में आपने पढ़ा है y वर्सेस e के ग्राफ में 2 तरह के जोन बनते हैं। दिस इज द जोन ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू एंड द एनर्जी एट दिस पॉइंट इज EC। गॉट इट। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ध्यान देना, इसके ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों का सब क्रिटिकल जोन बनता है।
और इसके नीचे आपका सुपर क्रिटिकल जोन बनता है। कैसे बनता है जरा इसको देख लो, 1 मिनट का टाइम लगेगा। आपको पता है कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू होती है v²/gy। मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कहा एवरीबडी नोज दैट कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, और सब क्रिटिकल के लिए f की वैल्यू 1 से कम होती है। सब क्रिटिकल के लिए f की वैल्यू 1 से कम होती है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। मेरी बात को समझना कि अगर आपको f को बढ़ाना है या f को कम करना है तो y को बढ़ाना पड़ेगा। कम करने का मतलब 1 से कम यानी सब क्रिटिकल जोन, y को बढ़ाना पड़ेगा, यानी आप डेप्थ को बढ़ा रहे हो। डेप्थ को बढ़ा रहे हो, किससे बढ़ा रहे हो? 1 से ज्यादा कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर डेप्थ को मैंने कहा ये 1 है, इससे ऊपर जो भी रीजन है उसमें फ्रॉड नंबर 1 से कम आ रहा है, इसलिए सब क्रिटिकल। सिमिलरली जब नीचे वाले की बात करता हूं तो डेप्थ कम है, डेप्थ अगर कम हुई फ्रॉड नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं सुपर क्रिटिकल के लिए फ्रॉड नंबर 1 से बड़ा है, यानी y की वैल्यू 1 से कम रखनी पड़ेगी, इससे कम रखनी पड़ेगी, तो इसके नीचे सुपर क्रिटिकल आता है, पता होना चाहिए। अब सुन, आपको पता है कि भाई अब जब भी मेरा फ्लो चैनल के अंदर चलता है, तो फ्लो जब भी चैनल के अंदर चलता है वहां 2 कंडीशन आ सकती है। कैसी कैसी आ सकती है? सबसे पहले मैंने मेरे प्यारे बच्चे को कहा आपके पानी में वेलोसिटी बहुत कम भी हो सकती है, आपके पानी में वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। मैंने तुम्हें कहा मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे पानी की वेलोसिटी कम है तो वहां फ्रॉड नंबर भी कम है। उस पर्टिकुलर केस को हम सब क्रिटिकल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनते रहना। मैंने कहा अगर मेरे पानी के अंदर वेलोसिटी कम है, अगर वेलोसिटी कैसी है? लो है, तो वो कौन से वाला केस बन जाएगा? अपने आप ही, मैं नहीं कह रहा, अपने आप ही बनेगा ना। वेलोसिटी कम है तो सब क्रिटिकल केस आ जाएगा। और अगर मेरी वेलोसिटी हाई है, क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, तो सुपर क्रिटिकल की तरफ मेरा पानी चलने लग जाएगा। अभी तुमने कहा दोनों ही केस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द फ्लो वेलोसिटी। पीछे से पानी कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं दोनों केस को पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा कि गंगा चल रही है और आगे पत्थर है। हरिद्वार कौन कौन गया है? नहीं गया तो यूट्यूब पे देखना हरिद्वार का नजारा, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो। गए भी होगे तो देखा होगा, नहीं देखा होगा यूट्यूब पे देखो ना, दुनिया भर की वीडियो पड़ी है। हर की पौड़ी पे बहते हुए गंगा के पानी को तुम्हें देखना है। और 2 तरह का पानी बहता है, एक बहता है दिन में, एक बहता है रात में, शाम में। दिन में जो बहता है उसका फ्लो कम होता है, शाम में जो बहता है उसका फ्लो ज्यादा होता है। ऐसा होता है। दिन में लोग नहाते हैं तो पानी का भाव कम कर देते हैं ताकि लोग बहे ना, और रात को कम नहाते हैं तो पानी तेज चलने देते हैं, ठीक ना। यही है। मैंने कहा सब क्रिटिकल कंडीशन की मैं बात अगर करूं, प्रैक्टिकली सोचना तो ही समझ आएगा, नहीं तो पक्का कंफ्यूज हो गए तुम लास्ट में। सब क्रिटिकल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी फ्लो की वेलोसिटी अभी कम है। जब फ्लो की वेलोसिटी कम है, फ्लो की वेलोसिटी अगर कम है तो क्या क्या देखने को मिलता है? आपने कहा सबसे पहले आपको एक एनर्जी की इक्वेशन पता है, E1 इज इक्वल टू y1 प्लस में v²/2g। ये इक्वेशन आप लोगों को पता है। और अभी ये क्या है? एनर्जी एट सेक्शन 1। सेक्शन 1 यहां पे कहीं पे है, हम्प से पहले और हम्प के बाद सेक्शन 2 है ना। तुमने कहा भाई अगर तुमको E2 लिखना है तो तुम लिख सकते हो E1 में से डेल्टा जेड हटा दो। अगर तुम ध्यान दो तो ये क्या है? तुमने कहा तुम मान के चल रहे हो कि तुम्हारे चैनल में फ्रिक्शन किसी तरह की नहीं आ रही, जो भी लॉस होगा, पानी जो इससे टकराएगा, पानी आ रहा है ना, अभी पानी टकराएगा इससे, हम्प से पानी टकराएगा, हम्प के टकराने से पानी में जो लॉस हो रहा है बस उतना ही लॉस है, बाकी किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। ये तुम्हें कह रहे, तुम्हें बोला गया बच्चे कि आपकी एनर्जी में जो भी लॉस आता है वो आप हेड की टर्म्स में डिनोट करते हो, हेड की टर्म्स में डिनोट करते हो। तुमने कहा E2 एनर्जी जो है वो लेवल 2 पर है, टोटल E1 एनर्जी में से जो हेड लॉस इस हम्प के कारण हो रहा है उसकी मात्रा डेल जेड है, हेड लॉस। ये बात याद रखना। तुमने कहा E1 माइनस डेल जेड के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं।
मैंने यहां पर कहा कि भाई अगर मैं कर्व की बात करता हूं, इस कर्व के माध्यम से, तुमने कहा कि पहले अगर तुम यहां पर थे, तुम अगर यहां पर थे और तुमने कहा कि ये वाली डेप्थ तुम्हारी y1 है, इसी y1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो E1 है, कोई डाउट तो नहीं है। एवरीबडी नोज दैट कि E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ E2। E2 क्या है, E1 से थोड़ा छोटा ही आएगा क्योंकि उसमें हेड लॉस हो रहा है। तुमने कहा तुम थोड़े कम पर आ गए, E2 पर आ गए, E2 कम है, हाँ देख ले, मैं नहीं कह रहा कम है। तुमने कहा E2 कम है, E2 के करस्पॉन्डिंग जो Y2 डेप्थ आ रहा है वो भी Y1 से कम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, सब क्रिटिकल रीजन के अंदर, अभी ध्यान दे क्या कह रहा हूं, ग्राफ की मदद से समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली भी सोचते रहना। सब क्रिटिकल रीजन के अंदर जब पानी मेरे पत्थर से टकराता है तो पानी उछलता नहीं है, उछलता नहीं है, पानी पत्थर के ऊपर ही बड़े ही आराम से विनम्रता के साथ बहता है। और जनरली जो पीछे पानी की डेप्थ थी उससे कम ही डेप्थ के साथ पानी आगे बहता है, ऐसा होता है। तो तुम ग्राफ से भी देखो कि अगर एनर्जी में कोई कमी आ रही है सब क्रिटिकल रीजन के अंदर, तो आपके डेप्थ को कम होना पड़ रहा है। सब क्रिटिकल रीजन की बात कर रहा हूं मैं, आपके डेप्थ को कम होना पड़ रहा है। तो मैंने कहा एज E2 इज लेस देन E1 यू कैन से दैट Y2 शुड बी लेस देन Y1। सब क्रिटिकल रीजन के अंदर मैंने कहा आपका फ्लो कैसे आ रहा है, यहां से आ रहा है, आपके फ्लो की डेप्थ कम हो जाएगी अपने आप, ये डेप्थ हो जाएगी आपकी Y2, ये हो जाएगी Y1। मैंने कहा Y2 इज लेस देन दैट ऑफ Y1, इसमें कोई शक नहीं है, ये बेसिक चीज है, आपको क्लियर है। अब आपको एक बात और पता है, यहां से ही गौर देते रहना, कर्व भी समझ में आ रहा है और प्रैक्टिकल भी बन रहा है दिमाग में। पत्थर पानी से टकराएगा जब तो पानी उछलेगा नहीं, क्योंकि इतनी वेलोसिटी नहीं है कि उछल जाए, ढेर होकर पानी पत्थर के ऊपर ही बहता रहेगा कम डेप्थ के साथ। अभी मैंने तुम्हें कहा इसी कंसेप्ट में कि एक कॉमन सेंस आ रही है कि मैं अगर अपने डेल जेड को बढ़ाता रहता हूं, अगर मेरा डेल जेड बढ़ता रहता है तो जाहिर तौर पे मेरा E2 जो है वो कम होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने कहा डेल जेड जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे E2 की मात्रा कम होती रहेगी। तो तुमने कहा मैक्सिमम डेल जेड कितना रख सकते हो, मैक्सिमम डेल जेड कितना रख सकते हो कि तुम्हारे E2 की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, तुम ध्यान दो। अभी कर्व के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाऊं तो मैंने कहा भाई कर्व मेरे को बोल रहा है कि मैं सब क्रिटिकल जोन में रहना चाहता हूं और मेरा सब क्रिटिकल जोन कहां तक है, यहां तक है। मैंने कहा तुम अपने Y2 को कम कर रहे हो, डेल जेड को बढ़ा रहे हो, E2 को कम कर रहे हो। E2 कितना कम हो सकता है सब क्रिटिकल जोन में रहने के लिए, सब क्रिटिकल ही रहेगा ना, उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता फ्लो। मैंने कहा सब क्रिटिकल में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सिर्फ इतनी हो सकती है, इससे कम नहीं जा सकती। आप देखोगे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इतनी है, उससे कम नहीं जा सकती। तुमने कहा मिनिमम एनर्जी अगर इतनी है तो जाहिर तौर पे उसके Y2 की मात्रा कितनी कम हो सकती है, तुमने कहा YC के बराबर हो सकती है, इससे कम नहीं जा सकती। तो यानी मैक्सिमम डेल जेड कितना बढ़ा सकता हूं, इतना ही बढ़ा सकता हूं कि आपके फ्लो या स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल स्टेट में चल रही है, मिनिमम कंडीशन में चल रही है, इतना समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा मैक्सिमम डेल जेड आप कितना रख सकते हो, इतना रख सकते हो कि तुम्हारी जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम स्टेट में चल रही है, और मिनिमम स्टेट में चलने का मतलब है कि वहां पर डेप्थ ऑफ द फ्लो कितना जाने वाला है, YC के बराबर जाने वाला है, यानी क्रिटिकल डेप्थ के बराबर आपका जाने वाला है। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूं, इससे थोड़ा कम बना दो। ये वाली जो आपकी डेप्थ आ रही है ये कौन सी हो गई, YC की डेप्थ हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आप लोगों को बेसिक कंडीशन के साथ ये समझा दिया। अभी मेरी बात आती है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन तो अब समझ में आ ही रही है कि अब तुम्हारा E2 जो है वो EC के बराबर हो गया, और EC का फॉर्मूला लिख सकता हूं YC प्लस V स्क्वायर अपॉन में G इंटू YC, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, EC आ गया। अब तीसरा केस मेरा क्या बनता है, तीसरा केस मेरा इसी के अंदर ये बन सकता है। अब मेरे को डेल जेड की वैल्यू और बढ़ानी है। अगर तीसरी बार में मैं कह रहा हूं कि डेल जेड जो है, मान लो वो डेल जेड मैक्सिमम से भी ज्यादा हो रहा है, डेल जेड मैक्सिमम से अगर तुम अपने डेल जेड को ज्यादा कर देते हो,
अगर डेल जेड को फर्दर बढ़ाते हो तो क्या होगा? आपने कहा डेल जेड को फर्दर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? एक चीज समझ में आ रही है, जो भी होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कहने का मतलब है कि आप लोगों का इधर मिनिमम कंडीशन कितनी जा सकती है। तुमने कहा भाई इतना समझ में आ चुका है, आप लोगों का स्पेसिफिक एनर्जी इससे कम जा ही नहीं सकता, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लो जो भी जानी थी इससे कम हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तुम डेल जेड की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ा लो, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इससे कम हो ही नहीं सकती, तो वो तो उतनी रहेगी। तो इतना तो समझ आ गया, आपका फ्लो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ तो इफेक्ट कहीं तो देखने को मिलेगा, कुछ तो इफेक्ट कहीं तो देखने को मिलेगा। अब मेरी बात को समझना, तुम कह रहे हो, एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी समझ आ गया कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाओगे, अपने हम्प की, पत्थर की हाइट बढ़ाओगे, वैसे वैसे आप लोगों का लॉस बढ़ेगा, स्पेसिफिक एनर्जी कम होती रहेगी और पानी जो है वो असल में पत्थर के चिपक के चलने लग जाएगा। समझ आ गया? आप इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि हल्का फुल्का जहां पर कहीं पर पानी बहता है, मेरे पास आज पिक्चर नहीं है, मैं कल लाकर आपको दिखाऊंगा इसकी पिक्चर, एक GIF के माध्यम से दिखाऊंगा, मेरी खुद की रिकॉर्ड कर लूंगा, मेरे घर के पास है झील एक, उसमें समझ आ जाएगा आपको। तो अभी क्या है कि ना, पत्थर के ऊपर से पानी बिल्कुल चिपक चिपक के बह रहा है, पत्थर की हाइट तुमने बढ़ा दी, पानी बिल्कुल चिपक चिपक के बह रहा है। बिल्कुल जितना हाइट बढ़ाओगे पानी पत्थर के उतना ज्यादा चिपकेगा, डेप्थ ऑफ द फ्लो उतनी कम होगी पत्थर के ऊपर। अब सुन, लेकिन तीसरे केस में कह रहे हैं कि अगर तुम अपने डेप्थ ऑफ द अपने हम्प की हाइट को फर्दर बढ़ा रहे हो, यानी मिनिमम स्पेसिफिक स्टेट से भी ज्यादा ले गए, तो तुमने क्या कहा? अब इक्वेशन से समझना। पहले मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चे, मान लो ये मिनिमम EC वाली इक्वेशन में समझा रहा हूं, इक्वेशन की मदद से क्लियर करूंगा। EC इज इक्वल टू, मैंने लिखा E1 माइनस डेल जेड मैक्स। ये इक्वेशन वैलिड है ना? E2 EC के बराबर आ गया। तुमने यहां से कहा कि अगर मान के चलता हूं, मान लो ये 10 है और ये 4 है, तो ये 6 है। अब मुझे एक बात पता है, ध्यान से देख मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे एक बात पता है कि तुम लोगों का ये 6 अगर है और ये अगर 10 है, ये अगर 4 है, तो जाहिर तौर पे अगर मैं 4 से ज्यादा डेल जेड को रख रहा हूं, यही केस तो आ रहा है, डेल जेड ग्रेटर देन डेल जेड मैक्स। अब मैंने इसको का मान लो 6 कर दिया, और तुम्हें पता है कि तुम इसको 6 से कम नहीं कर सकते, ये तुम्हारा 6 ही रहेगा, मिनिमम स्टेट से कम कभी हो ही नहीं सकता। कर्व में समझ आ गया था। मैंने कहा इसको मुझे 6 ही रखना है, तो इसको कितना करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा ना? हाँ, 12 करना पड़ेगा। और तुम्हें समझ आ रही है यहां से, जैसे तुम अपने डेल जेड को डेल जेड मैक्स से ज्यादा करोगे, तुम लोगों का E1 अपने आप बढ़ जाएगा, E1 अपने आप बढ़ जाएगा। एनर्जी एट 1 शुड बी इंक्रीज्ड टू मेंटेन द क्रिटिकल फ्लो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज समझ में आनी चाहिए। तुमने लिखा अगर डेल जेड ग्रेटर देन डेल जेड मैक्स है तो E1 शुड इंक्रीज, आपकी एनर्जी एट सेक्शन 1 जो है वो इंक्रीज होना चाहिए टू मेंटेन क्रिटिकल फ्लो वैल्यू, टू मेंटेन क्रिटिकल फ्लो एट सेक्शन 2। सेक्शन 2 पे क्रिटिकल फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपके 1 सेक्शन में इंक्रीमेंट आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज। तुमने यहां से कहा मेरे प्यारे बच्चे, अब इसको Z की टर्म्स, डेप्थ की टर्म्स में दिखा देता हूं। आपको पता है E1 इज इक्वल टू Y1 प्लस में V स्क्वायर बाय 2G। आप यहां से लिख सकते हैं कि Y1 शुड बी इंक्रीज्ड। अरे कॉमन सेंस की बात है ना। तुमने क्या करा, अगर डेल जेड मैक्सिमम से ज्यादा है तो मेरे E1 में इंक्रीमेंट आएगा, हेंस आई कैन से दैट कि मेरा Y1 जो है वो फर्दर इंक्रीज होता रहेगा। ये था हम्प का केस सब क्रिटिकल रीजन के अंदर। समझ आना अनिवार्य है, ये चीज समझ आ गई। आपने कहा दूसरा रीजन क्या होगा? अब मैंने कहा सुपर क्रिटिकल की बात कर रहा हूं, अभी तक सब क्रिटिकल की बात कर ली है। सुपर क्रिटिकल का एक ही मतलब आता है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कैसी है? हाई है। इसकी वेलोसिटी हाई है। वेलोसिटी हाई होने का मतलब क्या होता है? अब इमेजिन करके देखो, पीछे से पानी की बौछार आ रही है तगड़ी गति के साथ, तगड़ी स्पीड के साथ, आगे एकदम पत्थर है। पानी पत्थर को रुक के बड़ा प्यार से उसके ऊपर लेटेगा नहीं, उछलेगा। अरे यार कॉमन सेंस आ रही है ना, पीछे से पानी आ रहा था, पत्थर के टकरा के एकदम उछलेगा। उछलने का मतलब समझ रहे हो क्या भाई? डेप्थ बढ़ गई यार, डेप्थ ऑफ द फ्लो विल बी गोइंग टू इंक्रीज। अरे कॉमन सेंस लगाऊंगा। मैंने कहा ये मान लो डायग्राम है ऐसा कुछ, ये हम्प है,
एंड द हम्प इज हैविंग द हाइट ऑफ दिस, पीछे से वाटर इज कमिंग और वाटर एकदम से आके उछलेगा। उछलने का मतलब क्या हुआ, y2 ये आ रहा है, y1 ये आ रहा है, तुमने कहा y2 शुड बी ग्रेटर देन y1। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस प्रैक्टिकल वही, तो अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से दैट कि y2 शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ y1। क्लियर है, ग्राफ की मदद से समझते हैं। मैंने यहां से कहा ये मेरा एनर्जी है, ये मेरा y है, और इस तरीके से ग्राफ मेरा वेरी कर रहा है। इस रीजन के ऊपर सब है, इसके नीचे सुपर है। अभी ध्यान देना कि तुमने कहा कि ग्रेटर एनर्जी पे, ग्रेटर एनर्जी E1 है, लोअर एनर्जी E2 है। आपने कहा ग्रेटर एनर्जी पे डेप्थ आ रही थी y1, लोअर एनर्जी पे डेप्थ आ रही है y2। एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ y2 इज ग्रेटर देन y1। यस, कॉमन सेंस क्या कह रही है कि y2 मेरा ग्रेटर देन y1 के बराबर चल रहा है। अब मेरे को पता है कि अगर मैं अपने डेल जेड की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, देखो कंडीशन देखना, आप अपने डेल जेड की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, height of the hump is going to be increased, y2 will be increased, height of the hump will increase, y2 will increase। अगर आप del z को इंक्रीज करते हो then y2 will increase, इसमें कोई शक नहीं है, पानी टकरा के बुछार के साथ ऊपर जाएगा। आप देखो जितना ज्यादा, ग्राफ से समझा देता हूं, अगर आप del z को बढ़ाते हो तो आपको इक्वेशन पता है E2 इज इक्वल टू E1 माइनस del z। आपने कहा del z बढ़ेगा तो E2 कम होगा, E2 कम कितना हो रहा है, आप इधर की साइड आ रहे हो तो कम हो रहा है, ग्राफ में कम हो रहा है, मतलब आप मिनिमम स्टेट तक पहुंच चुके हो। मिनिमम स्टेट तक कहां तक पहुंच सकते हो आप, आपने कहा क्रिटिकल तक, उसके कम नहीं जा सकता किसी भी हालत में। मैंने कहा देवियों सज्जनों, मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरी डेल जेड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी जा सकती है। डेल जेड मैक्सिमम मेरा जब हो सकता है जब मेरा E2 जो है वो EC के बराबर है, यानी क्रिटिकल स्टेट में मेंटेन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैंने कहा कि एक चीज और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूं, डेल जेड मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग जो मेरा y2 है वहां पे क्रिटिकल फ्लो के बराबर मेरी डेप्थ रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। अब मेरी बात आती है जरा, अब आगे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भाई अगर आप फर्दर अपने डेल जेड की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो तो क्या होगा, ये चीज क्लियर करना। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा केस जो कि मैंने उसमें भी पढ़ाया ही था, आपने क्या कहा कि आप अपने डेल जेड को मैक्सिमम जेड से भी ज्यादा रखना चाहते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प जिस पे क्रिटिकल वैल्यू आती थी उस तक तो था ही, और बढ़ा दे। ध्यान से देख, मैंने कहा अब क्या होगा, तुमने कहा अगर तुम और ज्यादा बढ़ाते हो तो जो आप लोगों का सेक्शन 1 पे फ्लो है वो कम हो जाएगा। क्यों? मैंने यहां से कहा मेरे प्यारे बच्चे कि ये तो कॉमन सेंस मेरी है ही कि मेरा E2 जो है वो EC पे मेंटेन होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। E2 जो है वो EC पे ही चलने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर कहा आप अपने डेल जेड को बढ़ा रहे हो, जब आप डेल जेड को बढ़ाते हो यहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। आप जब अपने डेल जेड को बढ़ा रहे हो तो आपने कहा कि आपके सेक्शन की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। सेक्शन की डेप्थ कम होगी तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास सेक्शन की डेप्थ कम होने से मेरा जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है किसमें, क्रिटिकल स्टेट के अंदर। जरा मैं इक्वेशन की मदद से समझा देता हूं। देखो एक चीज तो आपको क्लियर है कि डेल्टा E जो है, सॉरी E2 जो है E1 माइनस डेल्टा Z के बराबर है। तुमने यहां से कहा कि E1 जो है फर्दर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। अभी ध्यान दे, तुम्हें एक इक्वेशन समझ में आ रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का अगर आप डेल्टा Z को फर्दर बढ़ाते हो, मान लो वही वाली इक्वेशन ला रहा हूं मैं 12-6-6 वाली, इसको मैं फर्दर बढ़ाता हूं, इसको मैं फर्दर इंक्रीज करता हूं, तो मेरे E1 को भी हर हालत में इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये मेरा कांस्टेंट रह सके। कॉमन सेंस आ रही है। और मैंने कहा एक बात बताओ कि ये कैसे बढ़ सकता है, ये कैसे बढ़ सकता है। दो केस आ सकते थे। पहले वाले केस में मैंने कहा था कि मेरा y1 बढ़ेगा तो E1 बढ़ेगा। पहले वाले केस में दो केस आ रहे थे, जरा ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं। अगर एनर्जी की इक्वेशन की मैं बात करता हूं, एनर्जी की इक्वेशन मेरे पास आती है y प्लस में v²/2g। मैंने कहा दो फैक्टर पे डिपेंड करती है एनर्जी। एक आती है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मैं डायरेक्टली इनवर्सली नहीं समझा रहा।
मेरा कहने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो y और वेलोसिटी दोनों के फंक्शन पे डिपेंड करती है। मैंने कहा था कि पहले वाले केस में वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं सकती थी किसी भी हालत में, तो मुझे y को बढ़ाना पड़ रहा था, अपने आप बढ़ रहा था, मैं नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन इस केस में मुझे पता है मेरी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। सुपर क्रिटिकल का मतलब हाई वेलोसिटी है, तो मैं हाई वेलोसिटी रीजन को कंसीडर करने वाला हूं। अच्छा, इतना समझ आ गया। इसके अंदर जो वेरिएशन जाएगा वो हाई वेलोसिटी का जाएगा। हाई वेलोसिटी का मतलब एक इक्वेशन आ रही है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। मैंने लिखा डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू वाई। मुझे पता है पीछे से पानी तो उतना ही आ रहा है, पीछे से जो डैम से पानी आ रहा है वो तो उतना ही आ रहा है ना। डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या तो मैं अपने बी को कम करूं, या तो विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करूं, या अपनी डेप्थ को कम करूं। एक चीज हो सकती है। मैंने कहा मैं क्या चाहता हूं, मेरी बात को समझना। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं E1 को इंक्रीज करना। E1 कब इंक्रीज होगा? वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी। वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी? जब दोनों में से कोई भी कम होगा। यहां पे मैं विड्थ को कम नहीं कर रहा, वो अलग केस है, वो अलग से पढ़ेंगे हम। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने डेप्थ ऑफ द फ्लो को कम कर दूंगा। हाँ, समझ में आना चाहिए। मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरी एनर्जी विल बी गोइंग टू इंक्रीज व्हेन y1 will be going to decrease, and this is the compulsory equation when E1 increases, delta z maximum या delta z ही कह देता हूं बस, increases, so E2 will be going to constant। और ये मेरी एक मिनिमम कंडीशन आती है जिसपे स्पेसिफिकली कहता हूं कि क्रिटिकली चल रहा है फ्लो। तो कंडीशन समझ आ रही है? आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है? आपने कहा भाई y1 की डेप्थ कम होने वाली है, पक्का। y1 की डेप्थ जब कम होगी ना, तो तुम कभी भी देखना ये प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा। जब पीछे से बहाव तेज आता है ना, तो पत्थर से टकराने से पहले पानी की डेप्थ कम हो जाती है। हाँ, मैं आपको समझा देता हूं क्या चल रहा है। ये समझ आ गया कि डेल्टा जेड को बढ़ाऊंगा तो y1 कम हो जाएगा। तुम्हें मैंने कहा जब ये मान लो आपका चैनल है और इस चैनल के अंदर ये पत्थर है जिसको मैंने डेल्टा जेड के मान से जाना, तुम्हें मैंने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है। अब जब पानी, ये आपका एक जोन है, ये आपका पत्थर से टकराने वाला जोन है। पानी जब पत्थर से टकराता है तो एकदम आप देखना कि अपनी डेप्थ को कम करके बौछार लाता है। पानी पत्थर से टकराने से पहले हल्का सा आप भाव में देखेंगे कि भाव ऐसे 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 चल रहा है। वो ऐसे 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 जब भी चलता है जब नीचे पत्थर होता है। हाँ, और उसी में तो राफ्टिंग का मजा लेते हैं। कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको? पत्थर से टकराने से पहले पक्का पानी का भाव कम होगा, पक्का पानी का लेवल कम होगा, फिर टकराने के बाद उछलता है। तो ये जो मेरे पास डेप्थ है ना, इसको मैं कहता हूं y1 और इसको कहता हूं y2। तो ये चैनल विद हम्प का पूरा एक ट्रांजिशन है, किस तरीके से क्या चलता है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं, एक बार याद करने के लिए भी बता देता हूं। जैसे कि मैं सब क्रिटिकल की बात करता हूं, तो सब क्रिटिकल जोन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो डेप्थ का अब कर्व बनाना चाहते हैं। डेप्थ के कर्व में कैसे कैसे क्या डेप्थ वेरी करती है। तुम्हें मैंने कहा सब क्रिटिकल जोन के अंदर आपको पता है कि y1 जो है वो y2 से बड़ी है। y1 जो है वो y2 से बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। y1 आता है तो y2 कम हो जाता है जब सब क्रिटिकल की मैं बात करता हूं। और मुझे पता है कि मेरा y1 जो है वो असल में आप लोगों का इंक्रीज होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद y2 इस तरीके से वेरी करता है। एक मिनिमम कंडीशन के बाद अपना y2 कांस्टेंट पे चले जाता है, क्रिटिकल स्टेट में चले जाते हैं मिनिमम कंडीशन के बाद। पहले कम होता है, पहले तो y2 आपका कम होता है जब डेल्टा जेड बढ़ता है, मैक्सिमम के बाद y2 कांस्टेंट हो जाता है। तुमने कहा जब y2 कांस्टेंट होता है तो तुम यहां से कह सकते हो भाई y2 कब कांस्टेंट हो रहा है, ये कौन सी डेप्थ आ गई? ये आ गई yc, आगे चल रहा है yc पूरा, और यहां पे ये मेरा y2 है। ऐसी इसमें आ रहा है, ध्यान से देखना। मैंने कहा डेल्टा जेड मैक्सिमम तक आपका y1 कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा जेड मैक्सिमम के बाद जब डेल्टा जेड को आप बढ़ाते हो y2 कांस्टेंट रहता है बट y1 बढ़ जाता है। E1 को बढ़ाने के लिए y1 बढ़ जाता है। एक क्रिटिकल स्टेट है, समझ में आ रहा है? तुम्हें मैंने कहा ठीक इसी चीज को मैं सुपर क्रिटिकल में बनाऊं तो क्या आएगा? सुपर क्रिटिकल में बनाने के लिए सेम चीज चलती है। मेरे को पता है कि यहाँ y1 इज ग्रेटर देन, सॉरी y1 इज स्मॉलर देन दैट ऑफ y2। तो मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि y2 ऊपर बनेगा, y1 नीचे बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा वही रीजन चल रहा है कि अभी तक एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद ये कम आ रही है,
y1 की मात्रा की बात कर रहा हूं। y1 की मात्रा जैसे ही मैं अपने डेल z तक पहुंचता हूं तो वहां तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद y1 कम होता है, y2 का ठीक ऐसे चलता है। तो मैंने कहा भाई कॉमन सेंस क्या आ रही है मेरी, सॉरी y2 कांस्टेंट रहेगा ना, y2 डेल्टा z तक तो मेरा y1 डेल्टा z के बाद तो कम हो जाता है, ये मेरी क्रिटिकल स्टेट आ रही है। पहले y1 कांस्टेंट रहता है, उसके बाद ये y तक चले जाता है, ये मेरा yc है, फिर ये कम होता है। y2 में क्या होता है, y2 एक बार को तो मेरा क्या चल रहा है, जब फ्लो आता है तो y2 बढ़ता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है जब स्पेसिफिकली क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जाता है। तो मैंने कहा कि एक बार को तो पानी बौछार के कारण उछलता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, तो ये क्रिटिकल स्टेट है। ये आप लोगों का ग्राफ है, आप लोगों को ये याद रखना है। मेरे अकॉर्डिंग विड्थ वाला केस आज नहीं पढ़ाऊं तो अच्छा है, इसको दिमाग में रख लेना पहले, इससे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं आपके। और जो जो चीजें मैंने बताई हैं 3-3 केस करके वो समझना। अगर ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया तो आप विड्थ वाला जो इसका केस है गारंटीड बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैं ही समझाऊंगा लेकिन 10 मिनट में हो जाएगा, फिर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऊपर ऊपर से समझ आने लग जाएगा वो पूरा। तो आज इसको मैं यही रोक देता हूं, ऐसा ना हो कि मैंने जो पढ़ाया है वो रिवाइज भी ना कर पाओ और भूल जाओ पूरा, फिर दोबारा से सुनने में दिक्कत रहती है। तो इसीलिए आज तो इसको रिवाइज करो। बाकी जिसमें हमारे पास एक केस आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों के चैनल की जो विड्थ है अब वो बदल रही है, वो बड़ी थी पहले, अब वो कम होती जा रही है। ध्यान दीजिएगा व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की जो विड्थ है वो कैसे बदल रही है। सबसे पहले तो मानकर चलिए कि यह आपका B1 है, यह आपका B2 है। एज वी कैन से दैट B1 इज ग्रेटर देन B2। कैसे बदल रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आपने कहा ये जो ट्रांजिशन हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ग्रेजुअली हो रहा है, बहुत आराम आराम से हो रहा है। और मैंने पढ़ाया था तुमको चैनल ट्रांजिशन में वी कंसीडर दैट कि फ्रिक्शन नहीं है, चैनल इज फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। तो मैंने कहा फ्रिक्शन नहीं है अगर, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की एनर्जी तो बराबर है। अरे यार चैनल के बेड स्लोप को तो ले ही नहीं रहा, चैनल में हम्प तो है नहीं, पानी जस्ट ग्रेजुअली आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है, कहीं से टकरा तो नहीं रहा ना, फ्रिक्शन तो कंसीडर ही नहीं कर रहा ना मैं। तो मैंने कहा लॉस तो होगा नहीं। हाँ मैंने कहा जब लॉस नहीं होगा तो लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2। बेहतरीन एनर्जी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन से दैट कि एनर्जी E1 होगी y1 प्लस में डायरेक्टली v²/2g। हैव एनी डाउट इन दिस? आई होप सो कि कुछ है नहीं। मैंने यहां से लिखा मेरे प्यारे बच्चे, आप सिमिलरली इसको E2 का नाम भी दे सकते हैं। एक इक्वेशन के माध्यम से मैं ये लिख सकता हूं, टर्म आती है मेरे पास Q/B1 जो है वो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के नाम से जानी जाती है एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q1। सिमिलरली डिस्चार्ज बाय स्मॉल विड्थ B2 इज इक्वल टू Q2। एज आई कैन से दैट हैव अ कंसंट्रेशन, इट कैन आस्क इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। आपको पता है यहां पर आपका B1 जो है वो B2 से बड़ा है, आप लिख सकते हैं Q2 Q1 से बड़ा होगा। हाँ ऑब्वियसली होगा ना, कैलकुलेशन देखिए, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, पीछे से पानी उतना ही आ रहा है, बट अगर विड्थ बड़ी है तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी है, ये छोटा है तो वो बड़ा है। आपने कहा डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस, बट ध्यान देना यहां पर बात आ रही है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, ये डिस्चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। यहां ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में खास आ सकता है, लिख लीजिएगा नोट्स में कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है बट डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ज्यादा है, विड्थ कम हो रही है ना तो ज्यादा है। अब ध्यान दो, देखो दो रीजन यहां भी बनते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि आप लोगों के हम्प वाले सेक्शन के अंदर भी दो केस आते थे। वन इज नोन टू बी एज द सब क्रिटिकल रीजन एंड द अनदर वन इज नोन टू बी एज द सुपर क्रिटिकल रीजन। इसमें कोई शक नहीं है, बेसिक सी बात मैंने आपको ये बताई थी। होता क्या है, तुम्हें मैंने कहा कि सब क्रिटिकल जोन की पहले मैं बात करता हूं, फिर मैं सुपर क्रिटिकल की करूंगा। सब क्रिटिकल के अंदर मेरे को पता है मेरा फ्रॉड नंबर इससे है या फिर वेलोसिटी कैसी है, बहुत कम है, कोई डाउट ही नहीं है, बच्चों वाली बात है। तुम्हें मैंने कहा जनाब
कि आपकी वेलोसिटी बहुत कम है, फ्रॉड नंबर 1 से कम है, यू कैन से दैट कि यहां पर आप लोगों का किस तरीके से डेप्थ वेरी करेगा। आपको बेसिकली निकालना क्या होता है, हम्प में भी हमने डेप्थ ऑफ द फ्लो की बात करी थी ना, बिल्कुल करी थी। अब तुम्हें एक चीज तो पता है कि तुम्हारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ यहां पे ज्यादा है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ज्यादा है। ध्यान दे, इक्वेशन कैसे तोड़ता हूं, मैं लिख सकता हूं y2 प्लस में v²/2g। इस इक्वेशन पे जरा गौर दीजिएगा, यहां से कुछ कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। आपने लिखा y2 प्लस में v² की जगह लिखा q²/b² इंटू y2 का होल स्क्वायर इंटू 2g। मैंने यहां से लिख दिया y2 प्लस में इज इक्वल टू y2 प्लस में q²/b² को छोटा q² लिख रहा हूं, कोई डाउट आना नहीं चाहिए बच्चे आपको, y²/2g। हैव एनी डाउट इन दिस? नो, आई होप सो कि एवरीथिंग इज क्लियर। यहां पर मैंने इसको लिखा है b2 के नाम से, b2 के नाम से लिखा, दैट इज q। सेम थिंग कैन आई राइट इट एज आई नो दैट कि एनर्जी दोनों बराबर है, E1 E2 बराबर है। क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, y1 प्लस q1² बाय y1² इंटू 2g? हाँ, कोई डाउट नहीं है सर, यू कैन राइट इट एज। आपने देखा कि आपके टोटल वेरिएशन जो देखने को मिल रहा है, शुरू में ही विड्थ के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन ही आप लोगों का क्यू में आ रहा है। मैंने कहा यू कैन से दैट इसी क्यू की वजह से आप लोगों के पूरी इक्वेशन में वेरिएशन आएगा यार, इसमें कोई शक नहीं है। तुमने कहा इसी क्यू की वजह से पूरी एनर्जी में फर्क आएगा, पूरी एनर्जी की इक्वेशन में फर्क आएगा। अगर एक फैक्टर चेंज होता है तो वो पूरे रिजल्ट में फर्क डालता है। मैंने कहा आपको एक चीज पता है, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। एक बात बताओ, गौर देना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा Q2 इज ग्रेटर देन Q1, आप यहां से कह सकते हैं ये फैक्टर आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो ये फैक्टर पूरा बढ़ रहा है। मैंने कहा एक बात बताओ, यहां से आप क्या कह सकते हो, आपने कहा मेरे प्यारे बच्चे ये फैक्टर आपका पूरा बढ़ रहा है और आपकी ये एक एनर्जी है, लेकिन इसको कांस्टेंट रखना है, ये 1 और 2 के लिए कांस्टेंट है। सेकंड फैक्टर बढ़ रहा है, इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या मैं ये बात कह सकता हूं आप लोगों का ये फैक्टर कम होगा? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द इक्वेशन आई कैन से दैट, रटने की बात ही नहीं है अगर समझ रहे हो तो। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, पूरे इतिहास में एक हमारी सिविल इंजीनियरिंग के हमारे खुद के गुरु हैं, मैं आज तक उनसे पढ़ा नहीं हूं, बट उनकी नॉलेज को देखते हुए मैं उनसे बहुत अपने आप को छोटा मानता हूं और उनसे बहुत सीखता हूं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, मर्यादित हूं। उनको छोड़ के पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने ऐसा तुम्हें पढ़ाया नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। इसीलिए एक एक बात को समझते हुए चलना, ठीक है बच्चे? तो तुम कह सकते हो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तुमको कहा मेरे प्यारे बच्चे कि यहां स्पष्ट तौर पे मैंने रिजल्ट क्या लिखना है कि आपका जो y2 है वो क्या होगा, कम होगा। तो मैंने यहां पर लिखा अगर तुम अपने b2 को कम कर रहे हो, ग्रेजुअली कम कर रहे हो, तो आपका y2 विल बी गोइंग टू डिक्रीज इन केस ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो। अच्छा, कितना? तुमने कहा भाई यहां वेरिएशन आएगा, पहला केस समझ आ गया, y2 विल बी डिक्रीज। दूसरे केस के दौरान मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा मैं यहां पर कह सकता हूं कि इतना नोट करके क्लियर हो रहा है, इफ b2 विल बी डिक्रीज, इफ b2 डिक्रीजेस इट विल कॉज y2 टू बी डिक्रीज्ड। अगर विड्थ कम हो रही है तो डेप्थ भी कम होती जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, तुमने यहां पर कहा मेरे प्यारे देवियों सुजनों, तुम लोगों का अगर B2 को कम कर रहा हूं तो Y2 कम हो रहा है, तो B2 को कितना कम कर सकता हूं? आपने कहा भाई B2 को सिर्फ और सिर्फ उतना ही कम कर सकते हो कि आपकी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट अटेन हो जाएगी। ये कॉमन सेंस है ना। सबसे कम एनर्जी स्टेट कब तक अटेन हो सकती है? तुमने कहा जब तक हो सकती है जब तक वो मिनिमम तक ना पहुंच जाए, यानी क्रिटिकल वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो मैंने कहा आप यहां पर एक मिनिमम विड्थ को लेकर आ रहे हो जिसको डिफाइन किया B2 मिनिमम के नाम से। B2 मिनिमम तक आप पहुंच गए। मैंने कहा B2 मिनिमम के करस्पॉन्डिंग आपको जो एक एनर्जी मिल रही है वो कौन सी एनर्जी है? तुमने कहा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के नाम से आप उसको जान रहे हो। और ये कौन सी स्टेट होती है? क्रिटिकल स्टेट, यानी मैंने कहा क्रिटिकल डेप्थ पे आप लोगों को ये देखने को मिलती है।
इसमें कोई शक है ही नहीं। तो मैंने कहा B2 मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आ रही है वो YC है। इतना समझ में आ रहा है? अगर हम पढ़ा है तो क्लियर होता जा रहा है साथ के साथ। तो मैंने कहा अभी आप लोगों का मिनिमम विड्थ कितनी आ चुकी है? तुमने कहा मिनिमम विड्थ मिनिमम तक जा चुकी है, जिसके करस्पॉन्डिंग Y2 की वैल्यू YC के बराबर आ रही है। मैंने लिखा यहां पर आप लोगों का Y2 जो है वो YC के बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब सुन आगे की बात। यहां से मैं कह सकता हूं बच्चे, अब तीसरा केस मेरा कहता है अगर मैं अपने B को और कम कर देता हूं B2 मिनिमम से, मैं अगर अपने B2 को फर्दर मिनिमम से कम करना चाहता हूं, जैसे मैंने हम्प में आपको पढ़ाया था, आप जानते हैं एनर्जी में कोई फर्क नहीं आ सकता, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मैंने कहा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो लास्ट स्टेज है, उससे कम तो हो ही नहीं सकती। अब क्या होगा? तुमने कहा तुम अपने B2 को और कम कर रहे हो तो Q2 और बढ़ेगा, Q2 और बढ़ेगा, Q2 और बढ़ेगा। Y2 उससे कम हो नहीं सकता, Y2 कांस्टेंट है, उससे कम नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तुमने यहां पर कहा कि आप लोगों का ये कंडीशन आपको क्या इंप्लाई कर रहा है? आपने कहा Q2 आपका बढ़ेगा, और अगर Q2 बढ़ेगा तो इसमें कोई शक है ही नहीं कि आप लोगों का Y2 मिनिमम तक जा चुका है, इसमें वेरिएशन आ ही नहीं सकता, यह कांस्टेंट रहेगा, यह कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा आपका अगर आप मिनिमम विड्थ के भी कम विड्थ को कर रहे हो तो Y2 में तो कोई वेरिएशन आ नहीं सकता, ये और कम हो ही नहीं सकता, क्रिटिकल से कम कुछ नहीं होता कभी। कर्व के हिसाब से समझा रहा हूं, अगर कर्व याद है तो इस वैल्यू से कम तो हो ही नहीं सकता ना, यही तो YC आता था। हाँ, मैंने कहा Q2 बढ़ रहा है, YC उतना ही है, फर्क कहां पर देखने को मिलेगा? अरे यार कॉमन सेंस लगाओ ना। तुमने इक्वेशन पता है, इक्वेशन पता है, Y2 प्लस में Q2 का होल स्क्वायर अपॉन Y2 का होल स्क्वायर इंटू 2G इज इक्वल टू Y1 प्लस में Q1 का होल स्क्वायर अपॉन में Y1 का होल स्क्वायर इंटू 2G। तुमने कहा एक बात समझ में आ रही है कि ये तो कांस्टेंट जा चुका है, इसमें तो वेरिएशन जा ही नहीं सकता। अभी फिलहाल ये कैसी क्वांटिटी? कांस्टेंट क्वांटिटी। ये बढ़ रहा है तो ये वाला फैक्टर हर हालत में बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये फैक्टर हर हालत में बढ़ेगा। सुन मेरी बात को, व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग। मैंने कहा ये फैक्टर बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इसका रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि आपकी एनर्जी की इक्वेशन में ओवरऑल में इंक्रीमेंट आ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? अगर एनर्जी बढ़ रही है तो उसका रिजल्ट तो सेक्शन 1 पे भी जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो सेक्शन 1 पे भी है। बिल्कुल है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, सेक्शन 1 पे इसका पूरा पूरा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एनर्जी दोनों की बराबर है। तुम्हें पता है सेक्शन 1 पे आपका Q1 नहीं बढ़ सकता, क्योंकि विड्थ सेक्शन 1 की कांस्टेंट है, विड्थ में सेक्शन 1 में वेरिएशन नहीं आ रहा। तुमने कहा इसकी विड्थ अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट B1 है, तो ओवरऑल ये मात्रा भी कांस्टेंट है। ये कैसी हो गई? तुमने कहा कांस्टेंट हो गई। लेकिन तुम्हें ओवरऑल रिजल्ट में बढ़ोतरी लानी है, कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? तुमने कहा भाई एक ही रीजन बचता है कि अपने Y1 को बढ़ा दो। समझ कर चलो, आसान नहीं है, 2-3 बार देखोगे तो जाकर याद होगा। तुमने कहा कि ये तुम अपने Y1 को ही बढ़ा सकते हो जब भी आपकी एनर्जी में वेरिएशन जो भी आ रहा है वो देखने को मिलेगा। तुमने कहा बिल्कुल सही आ रहा है। कैन यू से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर तुम लोगों का B2 मिनिमम से भी कम होता है, आपका Y2 कैसा रहता है? क्रिटिकल स्टेज पे रहता है, बट Y1 क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये इसकी कंडीशन है, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। अब आगे की बात पर आऊं। सब क्रिटिकल केस समझा दिया, ओवरऑल व्यू दूं आप लोगों को इसका। व्यू के तौर पे मैं लिखना चाहूंगा, देखो इक्वेशन तो बहुत बड़ी बन गई, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहली केस में मैंने बताया अगर अपनी विड्थ को कम करते हो तो तुम्हारी डेप्थ ऑफ द फ्लो कम हो जाती है। दूसरे में मिनिमम के करस्पॉन्डिंग तुम्हारी डेप्थ ऑफ द फ्लो सेक्शन 2 की क्रिटिकल रहती है। तीसरे में मैंने कहा अगर तुम और कम करते हो तो आप लोगों के सेक्शन 2 की डेप्थ तो कांस्टेंट है, उससे कम नहीं हो सकती, लेकिन 1 की डेप्थ बढ़ जाती है। ये आपको पता लग चुका है।
अब इसके बाद मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कि जब आप लोग सुपर क्रिटिकल कंडीशन की तरफ पहुंचते हो, अब दूसरी कंडीशन आ रही है जैसे कि मैंने हम्प में आपको पढ़ाया था। सुपर क्रिटिकल का मतलब होता है हाई वेलोसिटी, और आप सबको पता होता है हाई वेलोसिटी का मतलब उछाल मारेगा, उछाल मारेगा, एरिया कम होगा, उछाल मारेगा। मैंने कहा मेरी कॉमन सेंस आती है, मैं वहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं कि Q1 जो है उससे Q2 बड़ा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं जो मैंने पहले करा था, ये तो पता ही है। अब जब डिस्चार्ज बढ़ा है तो रिजल्ट कहीं तो दिखेगा, कहीं तो रिजल्ट दिखेगा। तो तुमने कहा मेरे को पता है हाई वेलोसिटी के कारण उछाल मारता है, कर्व से भी, जो हम्प में मैंने कर्व कराया था, हम्प में मैंने कर्व कराया था, तो हम्प में कर्व के करस्पॉन्डिंगली मैंने बताया था कि सेक्शन से डेप्थ बढ़ती है जब आप एनर्जी कम करते हो। यहां कांस्टेंट पे देख ले, तुमने कहा कि यहां पर आप लोगों का y2 जो है वो y1 से बड़ा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बेसिक चीज है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आपने कहा मेरे प्यारे बच्चे अब आप क्रिटिकल स्टेट की तरफ जाना चाहते हो तो भी शक नहीं आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि आपने दूसरे केस में, ये तो आपको सबको समझ आ गया, आप बताने की जरूरत नहीं है कि जब B2 को B2 मिनिमम के करस्पॉन्डिंग करता हूं तो ये मेरा Y2 जो है वो YC के बराबर होता है, क्रिटिकल डेप्थ। अब तीसरे में क्या होता है कि आपकी पीछे से पानी आ रही है, तुम आगे विड्थ और कम कर रहे हो, पीछे से पानी आ रहा है, विड्थ आगे और कम कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर विड्थ को कम करने से डिस्चार्ज में वेरिएशन आता है। उस डिस्चार्ज के वेरिएशन को जो इफेक्ट नजर आता है वो सेक्शन 2 में नहीं आ सकता, सेक्शन 2 में नहीं आ सकता क्योंकि वो क्रिटिकल तक जा चुका है, सेक्शन 2 में नहीं आ सकता, वो क्रिटिकल तक जा चुका है, क्रिटिकल के ऊपर नहीं बढ़ सकता। देखो ना कर्व में देखो, तुमने कहा ऐसा था, पहले यहां था y2, अब यहां तक पहुंच चुका है, दैट इज द क्रिटिकल डेप्थ। इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर तो वो सब क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा, सुपर में नहीं रह सकता किसी भी हालत में। तो मैंने कहा तीसरा केस क्या कहेगा, एक बात कॉमन सेंस लगाओ, मैंने कहा अगर B2 मिनिमम से भी कम कर देता हूं तो तुम्हें पता है कि इसका इफेक्ट इस पे तो हो ही नहीं सकता सेक्शन 2 पे, अब इफेक्ट 1 पे ही आएगा। तो 1 पे इफेक्ट तो मैंने समझाया ही अभी थोड़ी देर पहले सेम। तो क्या होगा कि y2 तो yc के बराबर ही रहेगा, बट y1 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा टू मेंटेन क्रिटिकल फ्लो। आपकी ये कंडीशन बहुत जरूरी है भाई, आपको ये समझ आनी चाहिए। और मैंने जो चैनल ट्रांजिशन बिना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझाने का प्रयास किया, पिक्टोरियल मैं भूल गया ना, दिखा दूंगा, मुझे उम्मीद है समझ आ गया। आप इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैं सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं समझाया, मैं बड़ी मेहनत से इसको समझा रहा था, ये सोचकर अब मैं रिजल्ट बता देता हूं क्यों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता होगा, सिविल इंजीनियर हो, मैं पिछले 5 साल से ना कंक्रीट बनाने की कोशिश कर रहा था, और मेरा जो कंक्रीट है वो 18 घंटे तक 1800 डिग्री सेल्सियस को फ्लैश फ्लेम के साथ झेल सकता है, उसकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। और 5 साल बाद वो रिजल्ट जो है सक्सेसफुल हो गया। तो मैंने एक ऐसा कंक्रीट बनाया है जो आज से पहले दुनिया में नहीं बना था। तो एक तरह की नई खोज करी है, हम भारतीयों ने करी है। तो इसलिए यही सोचकर आप लोगों को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, ताकि आप भी कुछ समझो और एक अंदर डेवलपमेंट लाओ, समझने का इंटरेस्ट लाओ। इंटरेस्ट अगर आता है तो शायद से मेरी नजर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 मिनट लेकर आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं इसी दुनिया के। जब बेंजीन का नाम सुना है आपने, बेंजीन आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चे, छोटी क्लासेस में बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता था इस तरीके का, और उस बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम केकुल स्ट्रक्चर का नाम देते थे। और यह केकुल स्ट्रक्चर इसलिए था क्योंकि केकुल नाम के बंदे ने इसकी खोज करी थी। तुम्हें पता है कि केकुल स्ट्रक्चर जो है, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है, आज तक दुनिया के अंदर उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो कहां से आया। हाँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं आया ये। केकुल बंदा जब सो रहा था तो सोते सोते उसके दिमाग में अचानक से यह स्ट्रक्चर आया। अब वो कहां से आया वो उसको भी नहीं पता, बट सोते सोते आया। अचानक से नींद खुल गई, वो स्ट्रक्चर उसको याद रह गया, और उसने उसके बाद उस पर दुनिया के एक्सपेरिमेंट करे, जो जो वो सोचता था वो सारे सिद्ध हो गए। वहां से बना था
केकुल स्ट्रक्चर, वहां से निकला था बेंजीन। न्यूटन की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस न्यूटन की किताब में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन की स्टेटमेंट थी कि सेब आज से 1000 बारी मेरे सामने गिरा है पेड़ से, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे दिमाग के अंदर उस टाइम पे गुरुत्वाकर्षण की बात कहां से आई। और ऐसी बात अपने आप आई कि न्यूटन ने एक सिद्धांत जो दिया, न्यूटन ने कहा मैंने इसकी खोज नहीं करी थी, ये मेरे दिमाग में अपने आप आया, और उसके बाद जब उस पर सारी चीजें देखी गई तो जाकर उस पर खोज बनी, ये दिमाग में पहले आया। मैरी क्यूरी का नाम सुना? विश्व की एकमात्र ऐसी नारी जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज लिया। छोटी बात नहीं है नोबेल प्राइज लेना और केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में लेना। मैरी क्यूरी एक बार फिजिक्स की एक इक्वेशन सॉल्व कर रही थी, लगभग 20 दिन हो गए थे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही थी। मैरी क्यूरी ने हार मान ली थी। मैरी क्यूरी ने हार मान के तकिए के नीचे अपनी, वो उसकी किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, उसी की जुबानी है, तो अपने तकिए के नीचे वो पेपर और पेन रख के वो सो गई। अचानक से रात को उठती हैं और उठकर इक्वेशन लिखने लग जाती है। मैरी क्यूरी ने रात में वो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर डाली, और ऐसी इक्वेशन जो दिग्गज सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मैरी क्यूरी तो नहीं कर पाती। मैरी क्यूरी का अगर नौकर आकर सॉल्व करता तो ये खुद अपने आप में एक हैरानियत की बात है कि नौकर के पास इतना दिमाग, इतना टैलेंट कहां से आया, जो मैरी क्यूरी नहीं कर पा रही वो उन्होंने कर दिया। ये खुद एक चमत्कार हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। रात को सोते सोते मैरी क्यूरी ने वो इक्वेशन सॉल्व करी है, उठकर उनके दिमाग में आई है, और सुबेरे देखा तो उनको भी नहीं पता वो कैसे सॉल्व हुई है, लेकिन ऐसा हो गया। मैरी क्यूरी के शब्द थे ये। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की बात पढ़ी? स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में एक तर्कबाज थे। एक बार किसी ब्रिटिशर ने उनकी किताबों को देखा और गीता जो है ब्रिटिश की 3-4 किताबों के नीचे पड़ी थी। तो जो कहानी है ये आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी के पीछे का तथ्य मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ब्रिटिशर आया, ब्रिटिशर कहने लगा स्वामी विवेकानंद जी को कि अब तो आपने मान ही लिया कि इस गीता से ज्यादा अच्छी हमारी इंग्लिश की किताबें हैं, जब भी तो ये किताबें उसके ऊपर पड़ी है। ऐसा मतलब 2-3 बातें बोल दी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एकदम से गीता को खींच लिया और वो ब्रिटिश की जितनी किताबें थी सारी नीचे गिर गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आपको समझ आया, बेस तो गीता ही है। यहां तक सबने सुनी होगी, मैंने ये यूट्यूब पे सुनी थी, लेकिन इसके पीछे का तथ्य जब मैंने और ज्यादा गहराई में सुना किसी से, तो मुझे बताया गया कि उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी से एक बंदे ने पूछा, रशिया का बंदा था, आपके दिमाग में इतने तर्क आते कहां से है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे एक बार कहा था कि आप कभी भी बातों में हारोगे नहीं, शायद उनकी कृपा है। मैं कोई जादू टोना चमत्कार की बात नहीं कर रहा, मैं इन सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जब हम सारे दिन एक ही चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस चीज को हम बड़े दिल से चाहते हैं सारी कायनात शिद्दत से मिलाने में लग जाती है। और कायनात में ऐसी कुछ कॉस्मिक एनर्जीज हैं कि जिस चीज को आप चाहते हो वो आपको मिलता है पक्का। तो जो मैं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को एसएससी जेईई के माध्यम से नहीं पढ़ाता। अगर एसएससी जेईई के माध्यम से ही पढ़ना है तो मेरा यूपी ट्रिपल एससी वाला बैच देख लेना। जितना मैंने तुम्हें 5 दिन में पढ़ाया उनको मैं 1 घंटे में निकाल देता हूं। सिर्फ रिवीजन कराना है ना, ऊपर से बताना है, मेरी गारंटी है पेपर में वही आएगा। लेकिन आप लोग मेरे फाउंडेशन में आए हो, मुझे एक मौका मिला है आप लोगों के साथ रूबरू करने का, तो मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं पिछले 5 साल से एक ही चीज पर लगा था और इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो गई, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की, और मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं कि एक भारतीय जिसके पास आज तक एक कॉलेज की डिग्री तक नहीं आई है, मेरे पास डिग्री नहीं आई, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं, और मैंने एक अच्छी खासी खोज करी और सक्सेसफुल भी हो गई, तो मेरे स्टूडेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ नजरिया चाहिए वहां तक देखने का, नजर चाहिए वहां तक देखने की, और मानिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ गहन लगन चाहिए है। तो आप मेरी बात को समझना कि मैं बेसिकली आपको पढ़ाने का जो प्रयास करता हूं वो किस हद तक करता हूं, वरना मेरी गारंटी रहती है कि 85 से 90% पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ आता है। हाँ, मैं तो इस चीज की कभी टेंशन लेता ही नहीं हूं,
और अगर पेपर का पढ़ाना हो तो 3 महीने में पूरी सिविल इंजीनियरिंग खत्म करके आपके हाथ में दे दूंगा और उसके बाद तुम भी खुश हो जाओगे, सर ने वो पढ़ा दिया जो पेपर में आता, मजा आ जाएगा, तुम तारीफ कर दोगे। लेकिन न जाने क्यों आंतरिक खुशी नहीं मिल पाती, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सरकारी जेई और सरकारी गद्दी पे ही रह जाओगे सारी जिंदगी, सरकारी नौकर बनकर रिक्शा वालों पे रोब चला लोगे, लेकिन आंतरिक सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। समझो व्हाट आई मीन टू से, गॉट इट? चल, अभी बात आती है यहां से कि बहुत लंबे भाषण के बाद अगला टॉपिक मेरे पास क्या आता है। टाइम क्या हो रहा है? तो है